भावा अनुसार पंचम स्थान में अगर शुक्र देव हो तो कल्याण वर्मा जी कहते हैं कि पंचम भाव में शुक्र हो तो जातक सुखी, पुत्रवान, मित्रों से युक्त, धन से संपन्न और सब प्रकार की वस्त्रों से परिपूर्ण मंत्री या न्यायाधीश भी हो सकता है। कल्याण वर्मा जी की एक पुस्तक है सारावली, उसमें ऐसे अर्थ उन्होंने श्लोकों के लिखे हैं कि पंचम भाव में शुक्र होने से क्या होता है कि हम प्राय कर जब भी पाठ देते हैं तो अलग अलग विद्वानों की पुस्तकों का कोट करते हैं आपके साथ, जिससे क्या है कि जो चीज जो समझना आप चाहते हैं वो थोड़ा रिफाइन होके आपके दिमाग में सेट हो। प्राय कर जितनी भी पुस्तकें आपको मिलेगी उसमें भावानुसार पंचम स्थान में शुक्र देव के सभी विद्वानों ने बहुत अच्छे फल बताए, लेकिन हम लोगों की चर्चा है सिंह लगन की। और भावानुसार हमारा बताने का कारण केवल इतना है कि जब भी आप किसी कुंडली का प्रिडिक्शन करो या अपनी कुंडली को जब देखने की बारी हो या ज्योतिष में रुचि हो तो सबसे पहले आपको कालपुरुष की कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब भी किसी कुंडली, जैसे अभी सिंह लगन की चर्चा हो रही है, तो सिंह लगन में यहाँ पे आपके शुक्रदेव तृतीयेश और दशमेश दोनों होते हैं। तो जब तृतीयेश आपके पंचम स्थान में बैठते हैं तो आपको जो भावानुसार फल बताया गया है उसका भी अंश आपको प्राप्त होगा। मतलब प्रथम दृष्टि से जब हम लोग ये देखते हैं कि पंचम स्थान में शुक्र है तो हम लोग थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे अच्छा फल प्राप्त होगा। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है कि इनको कौन कौन से भावों का स्वामित्व प्राप्त हुआ है। तो आपको भावों का स्वामित्व राशि अनुसार, लग्न अनुसार आपको तीसरे का और दशम स्थान का है। तो उसके बाद में आप अलग फलों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तृतीयेश अगर पंचम स्थान में हो तो जातक मनुष्य सुखी और धनी, पुत्रों से संपन्न होता है। केवल वाइफ के विषय में बताया गया है कि थोड़ा स्वभाव जो है थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसको उसके साथ मेल होना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। अब जब दशमेश हो पंचम स्थान में तो उसका बहुत ही सुंदर फल है। दशमेश अगर पंचम भाव में हो तो जातक विभिन्न विद्याओं में पारंगत होता है, प्रसन्न चित्त होता है, धनी होता है और संतान पुत्र पुत्री दोनों होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर नहीं है कि केवल पुत्री होगा या पुत्री ही होगी, दोनों संतानें प्राप्त होती है ऐसे इंसानों को। और अगर आप कोई क्योर नहीं करते हैं तो कई संतानों का योग यहाँ पे बताया जाता है। तो ये सब बातें जो भी आपको बताई गई है वो पुस्तकों के अनुसार है, लेकिन जब आप नक्षत्र अनुसार पूरी तरह प्रिडिक्शन में जाएंगे, उसको रिफाइन करेंगे नवमांस के अनुसार और सब चीज़ों को उसके ऊपर षड्वर्ग के अनुसार, विभिन्न कुंडलियों के अनुसार, भाव बल के अनुसार, बहुत सी बातें हैं। ज्योतिष में किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड होके आप ये नहीं बोल सकते कि इसका फल ऐसा होगा। हर चीज अलग अलग वर्ग कुंडलियों के द्वारा रिफाइन होते जाती है और रिफाइन होने के बाद में आपको जब ये समझ में आता है कि इस ग्रह का इस स्थान में प्लेसमेंट होने की वजह से हमको ये फल मिलेगा, उसके बाद में आपको बाकी ग्रहों को देखना पड़ेगा कि उनका तो कहीं पे दृष्टि नहीं आ रहा है, क्योंकि दृष्टि में भी बहुत भेद है। आपकी दृष्टि, जैसे अभी जो वर्तमान का जो नियम चल रहा है वैसा नियम पुराना नहीं था। उसमें 3 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 1 चरण दृष्टि, ऐसा भी कुछ था, लेकिन वर्तमान में वो सब हटा दी गई। वर्तमान में वो सब की चर्चाएं प्रायकर आपको कम देखने को मिलती है। तो क्या उनका असर नहीं होता है? जरूर होता है। हमारा देखने का थोड़ा तरीका अलग है, हम सब चीज़ों को मैच करते हैं और सबसे ज़्यादा मैच करते हैं कि आपके अगल बगल में, आपके पास में जो भी ग्रह जहाँ बैठा रहता है उसके पास में कौन से ग्रह विद्यमान है, उसके पीछे वाले घर में और आगे वाले घर में कौन से ग्रह विद्यमान है। कहीं से कोई ग्रह की दृष्टि ग्रह के ऊपर या उसके पीछे या आगे वाले ग्रह के ऊपर कोई शुभ ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है क्या? तो बहुत कुछ देखने के बाद में आपको कुछ समझ में आएगा कि इस ग्रह का फल आप इस तरह से देख सकते हैं। क्योंकि ये कोई साधारण ज्ञान आप इसको अगर आप समझे कि पुस्तकों के द्वारा आप उसको याद करके अगर प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो ये असंभव है। क्योंकि पुस्तकों में भी जब आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत सी पुस्तकें आपको ऐसे मिलेगी कि एक दूसरे के फलों को, हर विद्वान एक दूसरे के फलों को काट रहा है,
जब वरक कुंडलियों को अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि भाई भावानुसार तो ये फल बताया है, लेकिन वरक कुंडलियों में जब जाते हैं और रिफाइन होता है तो पता चलता है कि नहीं, ये फल तो नहीं होगा। तो इसमें इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी तर्क और अपनी बुद्धि के ऊपर। और ग्रहों को समझने के लिए आप सोचते हैं कि केवल पुस्तकें पर्याप्त है, तो शायद भूल होगी, क्योंकि हमने भी कोई समय में ऐसा ही सोचा था कि पुस्तकों के द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तो मुश्किल है। और जो भी प्राप्त हुआ है कोई माँ भगवती की इच्छा से या उसके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। पुस्तकें पर्याप्त नहीं है, पुस्तकें आपको रास्ता दिखाती है। पुस्तकों में सबसे बड़ा योगदान ये होता है कि ग्रह के कारकत्वों को समझ लेते हैं आप पुराने जमाने की जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनके द्वारा जब कारकत्व आपको प्राप्त होते हैं और अपने जमाने इस वर्तमान समय के अनुसार उन कारकत्वों को रिफाइन करके जब आप उसमें ऐड लेस करके जब समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ समझ में आता है। ऐसा बात नहीं है नहीं समझ में आता। प्लेसमेंट के अनुसार, क्योंकि सब भावों के कारकत्व अगर आपके पास है तो बहुत कुछ समझ में आता है। उसके बाद में जब प्लेसमेंट को एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती है। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र देव आपके एकादश स्थान को देखेगा तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बहुत बड़ा योगदान देगा। बहुत अच्छी चीज़ें आपकी जो मन में जो इच्छा हुई उसके अनुसार आपकी विश को पूरी करने के लिए ये युद्ध स्तर पे कार्य करेगा। अभी यहाँ पर शुक्रदेव पंचम स्थान में बैठा है तो आपके उस ज्ञान को रिफाइन करेगा जिसके द्वारा प्रोफेशनल हो सकते हैं। आप कोई सर्विस वगैरह इस तरह की कर सकते हैं जो हाई रैंक की हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं। आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में या आईआईटी के सेक्टर में उस चीज़ों में भी जा सकते हैं। लेकिन जो भी पद पे आप जाएंगे वो कोई छोटा मोटा पद नहीं होगा, वो आपकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला पद होगा। अब अगर शनि की दृष्टि आ गई तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? जरूर आएगी। संघर्ष देगा, आसानी से सफलता नहीं देगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे हर चीज में आपको वेट करना पड़ेगा। और शायद वेट करके कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वेट करते करते थक गए और आपने छोड़ दिया, उसी समय आपको सफलता मिल गई। तो हर ग्रह की दृष्टि का बहुत कुछ इफेक्ट होता है। कोई भी ग्रह स्वतंत्र प्रभार लेके बैठता, बहुत कम कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है कि एक या दो ग्रह कोई आपको आपकी कुंडली में स्वतंत्र प्रभार लेके जिसके ऊपर किसी ग्रह की क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि भी नहीं। शुभ ग्रह की दृष्टि हो कोई टेंशन नहीं, शुक्र की दृष्टि है या गुरु की दृष्टि है तो वहां कोई टेंशन नहीं है। बुध भी अच्छे योगों में बैठा हुआ है तो उसको भी शुभ ग्रह में ही गिनती होता है। बुध प्रायकर सूर्य या किसी न किसी ग्रह के साथ रहता है। अगर सूर्य के साथ होकर दृष्टि दे रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन सूर्य के साथ होकर दृष्टि दे रहा है तो फिर सूर्य की भी दृष्टि आएगी तो फिर वहां थोड़ी टेंशन है। फिर वहां आपको समझना पड़ेगा कि इस ग्रह के फल को हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि एक चीज को समझने के लिए बाकी हजार अनेक चीजों को समझना पड़ेगा। नक्षत्रों का अपना योगदान है। जब धनु राशि में शुक्रदेव आपके पंचम स्थान में विराजित होते हैं तो धनु राशि में मूल नक्षत्र के चारों चरण आते हैं जो केतु से कनेक्टेड है। पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण आते हैं जो शुक्रदेव से कनेक्टेड है। उत्तराषाढ़ा का एक चरण आता है, वो भी लास्ट का। तो वो सूर्य आपके शुक्र अगर 26.40 डिग्री पे हो तो उस समय में प्रायकर उसके बाद में जाके आपको उत्तराषाढ़ा का वो लास्ट चरण एक चरण मिलेगा। तो उसमें अगर सूर्य देव हो तो फिर अंतिम चरण है, पूरा फल तो आप भोग चुके। तो ये सब बहुत सी बातें हमारे अनुसार या ज्योतिष की पुस्तकों के अनुसार भी युवा अवस्था का अगर कोई ग्रह आपकी जन्म पत्री में किसी भी स्थान में, किसी प्लेस में, किसी राशि पे और किसी नक्षत्र पे बैठा हुआ है तो वो थोड़ा ज्यादा बलवान होता है, बशर्ते नक्षत्र अच्छा हो। युवा अवस्था में कब आएगा? शुक्रदेव धनु राशि में होने से वो पूर्वाषाढ़ा में आएगा। तो पूर्वाषाढ़ा खुद शुक्रदेव का ही नक्षत्र है, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त करवाएगा। लेकिन क्या मूल नक्षत्र में करवाएगा? नहीं करवाएगा। जितना अच्छा फल वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपको दे सकता है उतना अच्छा फल वो मूल नक्षत्र में नहीं देगा, क्योंकि मूल नक्षत्र में फल वैसे अच्छा देगा लेकिन बहुत संघर्ष करवाएगा, बहुत तकलीफ देगा। शुरुआत में आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, लेकिन वो डिस्टर्बेंस इसीलिए पैदा करेगा कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ।
आप वो क्षमता विकसित कर लो अपने शरीर के अंदर कि आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तब वो चीज़ आपको संघर्ष के द्वारा प्राप्त होगी। हाँ, पूर्वाषाढ़ा में थोड़ी आसानी से प्राप्त होगी, मूल नक्षत्र में संघर्ष के द्वारा प्राप्त होगी। तो ऐसा ही है कुछ। ज्योतिष को समझने के लिए आपको इसी तरह से समझना पड़ेगा। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।